जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आइए, बिहार में तो भर्ती के भरमार आइए गया है ना। तो कमर कस लीजिए, बेटर रहेगा। आइए, आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। ठीक है, देखिए, बिना देर किए हुए इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं कि किस प्रकार से पहले अंग्रेज अपना शासन को यहाँ पे भारत में ज़माने में एक एक राजाओं को एक एक करके हराते चला गया और कंपनी अपना पूर्ण रूप से शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, और अपना मुनाफा कमा करके क्या करने लगा, इंग्लैंड भेजने लगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं उसके बाद कि 1857 तक आते आते सब राजा को हरा करके एक दूसरे को सबको मतलब लड़ा उड़ा करके हरा करके काम तमाम कर लिया। अब देखिए, जो 57 की क्रांति है, ये क्रांति जो होगा एक सैनिकों की क्रांति होगा। ठीक ना, तो ये थोड़ा सा उससे हट करके, क्योंकि हमें राजा वजा वाला बात नहीं है। चलिए, तो शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये थोड़ा पीछे से जोड़ रहा है कि पिछले अध्याय में आपने यह जाना कि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना कैसे हुई। ठीक है ना, एवं उसने व्यापार में क्या परिवर्तन किया। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं रहेगा, उस सबका प्ले लिस्ट बना रहेगा, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। उन परिवर्तनों का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे भी आपने देखा। अंग्रेजी सरकार के काम से भारतीय समाज का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा रहा हो जिसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। जमींदार, नवाब, राजा, किसान, व्यापारी, शिल्पकार, बुनकर, धनवान इत्यादि, इन सभी लोगों का जीवन अस्थिर हो गया। जितना सुखी संपन्न था, क्योंकि देखिए, कहीं से अगर माटी कोनाएगा तो कहीं न कहीं ऊंच होगा, और जहाँ खोनाएगा जहाँ तो वहाँ गड्ढा जरूर होगा। ठीक है ना, तो ये व्यक्ति या गड्ढा जब होगा तो वहाँ जितना उस क्षेत्र होगा उस सब क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। तो वही जब बात हुआ, जब यहाँ से अंग्रेज लूटना शुरू किया तो यहाँ तक कि यहाँ जितना भी लोग था ना, राजाओं के राज छीन गया। जमींदार, नवाब, ये सब जितना भी था, बुनकर, शिल्पकार, किसान, व्यापारी, धनवान, सब पर इसका प्रभाव पड़ा। ठीक ना, जमींदारों के, राजाओं के राज छीन गया, जमींदारों और नवाबों की जमींदारियां नीलाम हो गई, किसानों की हालत और दयनीय हो गई, शिल्पकारों एवं बुनकरों का तो काम ही बंद हो गया, क्योंकि वो तो कच्चे माल खरीद ले रहा था। पहले तो क्या करता था, जो माल यहाँ बनता था, सामान बनता था, उसको खरीदता था। अब ये कच्चे रॉ मटेरियल को ही खरीद ले रहा है और अपने यहाँ भेज दे रहा है, वहाँ कंपनी है, वहाँ बना करके सामान अब फिर यहाँ बनल बनावल बेच रहा है, जिसका कारण यहाँ का लोग का बुनकर उनकर जो सब था, ये सब का काम ठप हो गया। ठीक है ना, व्यापारी स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर पा रहे थे और धनवान लोग व्यापार और छोटे मोटे उद्योगों में जो पैसे लगाकर लाभ कमाते थे, वो भी क्या हो गया, बंद हो गया। इन सबके बारे में अपने पिछले पाठों में पढ़ा है। अंग्रेजी सरकार ने से दुखी ये सभी लोग, ये जितने भी लोग थे, मतलब पूरे समझ लीजिए, ये सभी लोग समय समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से अंग्रेजी शासन का विरोध भी करते रहे थे, मगर उनके विरोध में एकजुटता नहीं थी। विरोध कर रहा था लेकिन एकजुटता नहीं था। विरोध किया कोई, फिर उसको दबा दिया, फिर कोई किया, उसको दबा दिया। सब मिल के करेगा तब ना। छोटे क्षेत्रों में सीमित उनके संघर्ष बड़ी आसानी से सरकार द्वारा दबा दिए जाते थे। अब सीमित संख्या में कोई विद्रोह करेगा, विरोध करेगा, तुरंत दबा देगा। एक बार मिल करके करेगा तब ना। फिर 1857 से 58 में ऐसी क्या बात हुई कि इन्हीं लोगों ने एकजुट होकर जो अलग अलग लड़ रहा था, तो 57 और 58 के दरमियान एक ऐसा समय आया कि सब लोग एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष शुरू कर दिया। आप यह तो जानते ही हैं कि कोई भी शासन अपने को बनाए रखने के लिए पुलिस और सेना रखती है। ये तो आपको मालूम है कि कोई भी शासक होगा अपने शासन को बनाए रखने के लिए क्या रखेगा, पुलिस वुलिस रखेगा ना, सेना रखेगा ना। आज भी आप यह देखते हैं जो कि है हमारे सरकार के पास। कल्पना करें कि यही सेना और पुलिस जो रक्षक है वही बन जा भक्षक, तब क्या होगा, तो काहे बनेगा, कोई तो कारण होगा ना जी। ऐसा ही थोड़ी ना सेना विरोध कर देगा और पुलिस शासन का विरोध करने लगे तो क्या होगा, सरकार कठिनाई में पड़ जाएगी। 57 में अंग्रेजी सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अंग्रेजी सरकार की सेना में शामिल भारतीय सैनिकों की एक बड़ी संख्या ने शासन का विरोध आरंभ कर दिया। अब बताइए क्यों कोई बहुत सारा कारण होगा कि क्यों विरोध शुरू कर दिया। तो देखिए, अब सवाल यह उठता है कि जो वर्षों तक उसके लिए काम किया, उसका सेवा किया,
वही व्यक्ति उसका खिलाफ क्यों करने लगा? तो निश्चित रूप से इन सैनिकों के साथ भी कुछ ऐसी बात जरूर रही होगी जिससे उन्हें विद्रोह करने के लिए क्या हुआ, उनको उकसाया। आइए अब उन कारणों को ही जानने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। भारतीय सैनिकों की शिकायतें, क्या शिकायत था, क्या दिक्कत था कि विद्रोह कर दिया? अंग्रेजों ने भारत में अपना अधिकार भारतीय सैनिकों के मदद से ही स्थापित किया था, क्योंकि सैनिक अगर नहीं चाहेगा तो राजा युद्ध नहीं जीत सकता है। स्थापित किया था। जैसे जैसे पुराने भारतीय राज्य समाप्त होते गए, उन राज्यों के लिए काम करने वाले सैनिक भी बेरोजगार हो गए। इस स्थिति में उन्होंने अंग्रेजी सरकार में नौकरी कर ली। मान लीजिए कि जिस राजा के पास सैनिक था वो राजा ही हार गया, उस राजा को हरा दिया, तो या तो वो सैनिक क्या हो गया है, मतलब बेरोजगार हो गया। तब चाहेगा कि ने मामा से कहना मामा, अरे भाई मान लो अपने राजा के अधीन नहीं थे तो वही राजा है, हमको जीना है, काम करना है, तो चलो इसी के लिए काम किया जाए। तो ये सब अंग्रेज के लिए ये सैनिक में बहाल होने लगा और अंग्रेजी सरकार में ये नौकरी करने के लिए बाध्य हुआ। ये मन से नहीं गया, ये बाध्य होकर के गया, ठीक ना। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि राजा कौन है, सीधे वो बात है कि हम सैनिक है तो सैनिक है, हमको काम चलाना है। उन्हें तो सबों के लिए लड़ाई ही लड़नी होती थी। ये भी राजा सैनिक सोचता था कि चाहे अपना राजा के लिए लड़े या हमारे देश का राजा हो, चाहे जहीं का हो, सैनिक तो सैनिक होता है, हमको तो लड़ाई लड़ना है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बदले में उन्हें वेतन तो मिलेगा ही, उनके लिए अपना और अपने परिवार का जीवन चलाना ज़्यादा ज़रूरी था। दिक्कत यही था, मजबूरी यही था। भारत में अंग्रेजी सरकार की सेना में भारतीयों की संख्या काफ़ी अधिक थी और धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे राजा को हराते गया वो सब राजा के सैनिक मिलते गया, क्योंकि सैनिक का सोच था कि हमको इसके लिए भी लड़ना ही था, उसके लिए भी लड़ना ही है, हमको बाल बच्चा घर परिवार चलाना ही है, तो चलो इसमें नौकरी किए उसमें नौकरी किए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ज़्यादा संख्या में हो गया था। इसमें भी अवध प्रांत के सैनिक सबसे अधिक थे। अवध प्रांत जो था उस प्रांत के सैनिकों की संख्या अंग्रेजी सरकार में ज़्यादा थी। अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाही खुश नहीं थे। उन्हें अंग्रेज सिपाहियों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था। अब मान लीजिए कि आप बिना न्योते के पहुंच जाइएगा तो आपको क्या लग रहा है, इज्जत मिलेगा, कुर्सी मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो ये व्यक्ति लोग मजबूर होकर के ना उसमें गए थे। उसके पास तो सेना था ही, वो जितना सेना था प्रशिक्षित था, उसी सेना का हाथ बटा करके मतलब मदद लेकर के ये पूरे पर अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया और पूरे अपने कब्जा में ले लिया। तो आपकी मदद तो लिया ही नहीं हो, तो सीधी सी बात है कि आपको वेतन देगा होगा नहीं। कम देता था लेकिन देता था, जबकि काम वे बराबर ही करते थे, काम बराबर करवाता था, अब वेतन कम देता था। वही अंग्रेज जो था उसको ज़्यादा मिलता था। अंग्रेजी सेना में एक भारतीय पैदल सिपाही को, उस टाइम अंग्रेज सेना में जो भारतीय पैदल सिपाही जो रहता था ना उसको 7 रुपया मिलता था, घुड़सवार सिपाही को 27 रुपया मिलता था, ठीक ना। दूसरे भारतीय सिपाही चाहे कितना भी अच्छा काम करे, उन्हें हवलदार या सूबेदार से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, उतने पर उसको क्या कर दिया जाता था, सीमित कर देता था। ये दोनों पद काफ़ी छोटे होते थे, हवलदार और सूबेदार कोनो पद हुआ, बस उतना ही पर, ये चाहे कितना हो आपके अंदर टैलेंट हो, कितना हो जी जान आप लगा दीजिए उस कंपनी के लिए। एक फिल्म आया था ट्रिपल आर आया था ना, ट्रिपल आर में भी उस प्रकार से एक सैनिक था भारतीय जो पूरा जी जान लगा करके लड़ रहा था उसके लिए, ठीक ना। लेकिन उसका बाद में तो पासा पलट गया। सेना के सारे बड़े पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित होते थे। सेना के लिए बनाए गए नियमों से भी वे खफा थे। आज सेना के लिए जो नियम कानून बना के रखा था अंग्रेज ना भारतीय सेना के लिए, उससे भी सेना सब क्या था, खफा था, नाराज था। नए नियमों के अनुसार भारतीय सैनिकों को दूसरे देशों के साथ होने वाले युद्धों के लिए समुद्र पार भी जाना होगा। अब मान लीजिए कहीं दूसरे जगह का युद्ध करना है तो वहाँ भी सैनिक को भेजेगा, सैनिक को तो कहीं भेज सकता था, लेकिन ऐसा प्रावधान किया गया, वो मतलब ये नियम बनाया कि हाँ भाई कहीं भी भेज सकते हैं, समुद्र पार भी। लेकिन दिक्कत ये था कि यह धार्मिक मामला था। क्या धार्मिक मामला था भाई? यह कानून 1856 में बना था। हिंदू धर्म में उस समय समुद्र पार करके दूसरे देशों में जाने को लोग पाप मानता था।
उसके माइंड में, भले वो पाप है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उसके माइंड में बैठा दिया गया था कि समुंदर पार करके अगर जा रहे हो तो समझ लो कि यह पाप का काम है, ठीक ना, पाप मानता था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज अफसर और सिपाही भारतीय सैनिकों के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार भी करता था, उसके साथ कोई रिस्पेक्ट नहीं था, सब गलत व्यवहार इस सैनिक के साथ करता था। आज ही के तरह उस समय भी अधिकांश सिपाही किसान परिवार से ही आते थे, और उस समय भी आज के ही तरह, क्योंकि बड़े लोग का बेटा थोड़ी सैनिक में जाएगा भी तो बड़े बड़े पद पर जाएगा, ठीक ना। ये सब मतलब कि जो लड़ने उड़ने वाला होगा इधर से उधर, तो क्या करता है लोग, पैसा के चलते ही जाना पड़ता है। किसान परिवार से ही आते थे। जब अंग्रेजों की नई भूमि व्यवस्था में किसान बर्बाद होने लगे थे तो सैनिकों पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। अब नहीं होगा, जब मान लीजिए किसान बर्बाद, किसाने के लड़का सैनिक में गया है और जब उसके किसान के साथ ही ऐसा हालत किया जा रहा है तो क्या वो खुश रहेगा। अब किसी का बेटा किसान है और उसका बेटा सैनिक में है, युद्ध लड़ रहा है, आया यहाँ किसान की स्थिति खराब कर दिया, इसके पिता का स्थिति खराब हो गया, तो क्या करेगा वो, सरकार से मतलब खुश रहेगा कि नाराज़े ना रहेगा जी। ये तो कैसे कैसे हो गया है। अच्छा चलिए, ये आगे डिटेल मिल जाएगा ये इसके बारे में। अतः अंग्रेजी नीतियों से सामाजिक जीवन में जो बदलाव आ रहे थे, सैनिक उससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे थे। ये सब कारण है कि सैनिक आखिर क्यों विद्रोह किया, यही सब डिटेल है। अगर डिटेल जान रहे हैं तो बाद में आप शॉर्ट कुछ इसे घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा तो आप बना सकते हैं, क्योंकि अब जितना भी क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी वाला सब कंसेप्ट पर आधारित पूछता है, सोझाऊ का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 1856 में एक अंग्रेज अधिकारी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से सेना के समाज से जुड़ाव को स्पष्ट करते हुए कहता है कि हमारी सेना देश के किसानों के बीच से बनी है। ये कह रहा डलहौजी कि हमारी सेना जो है ना किसानों के बीच से ही बनी हुई है, किसानों के कुछ अधिकार है, यदि इन अधिकारों का हनन हुआ तो हम ज़्यादा दिनों तक सेना पर भरोसा नहीं कर सकेंगे, जिसके भरोसे हम युद्ध लड़ते हैं, अगर वही हमसे खपा है, नाराज है, तो हम ज़्यादा दिन तक टिकेंगे उकेंगे नहीं। यदि आप भारतीय जनता की संस्थाओं पर आघात करेंगे तो सेना भारतीय जनता की हमदर्द हो जाएगी, क्योंकि वह इसी के बीच से तो बनी है ना। किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन का मतलब है किसी न किसी सैनिक के अधिकारों का हनन। ये बात समझ रहा था डलहौजी, क्योंकि हर सैनिक किसी न किसी का या तो बाप होता है या बेटा या भाई या दूर का कोई रिश्तेदार होता है। देखिए दिमाग लगाया था, सब बहुत तेज था ना, तभी तो शासन प्रणाली अपना लिया। इसी समय इन सैनिकों के सामने एक बड़ी समस्या आई। पर क्या समस्या था भाई? यह समस्या थी नए किस्म की एक राइफल आया था, इनफील्ड, ठीक ना, इनफील्ड राइफल। ये जो इनफील्ड राइफल नया किस्म के जब लाया वो, इस राइफल के जो कारतूस था ना उस पर कागज का एक मोटा खोल चढ़ा होता था कूट के तरह। अब खोल को बनाने में गाय और सूअर एवं अन्य जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। कारतूस में भरने के पहले खोल को दांत से काटना पड़ता था, वो जो कुटवा का रहता था उसको खींचना पड़ता था, हटाना पड़ता था। इस बात से हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों को उत्तेजित कर दिया। अब इसमें देख सकते हैं आप कि गाय और सूअर, अब आपको पता होगा कि गाय जो है हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर जो है मुस्लिमों के लिए क्या है, हराम है, ठीक ना। और ये दोनों के मिलावटी चर्बी को लेकर के उस कारतूस में डाला गया था और उसको दांत से खींचना होता था। और उस सिपाही में हिंदू और मुस्लिम दोनों के वर्ग के सैनिक थे। आप जानते हैं कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है जबकि सूअर मुसलमानों के लिए क्या है, वर्जित है, ठीक है। सैनिकों के ऐसा लगा कि अगर वे दांतों से कारतूस के खोल को काटते हैं तो उनका धर्म क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। हालांकि इन राइफलों को अंग्रेजी सरकार अपने सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए लाई थी।
रेंज तनी इसका ज़्यादा था, परंतु भारतीय सैनिकों को ऐसा विश्वास हो गया कि ये राइफलें और कारतूस उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए लाई गई थी। ये सबके माइंड में ये आ गया कि ये जो लाया है ना राइफल, ये इनफील्ड जो राइफल नया किस्म के लाया है, ये हमनी के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए लाया है। ठीक ना, सैनिक को मतलब ऐसा लगा। सैनिक अन्य कारणों से तो पहले ही से ही नाराज थे, कई कारण से नाराज था। एक और मामला आ गया, एगो समुद्र पार भेज रहा था जबरदस्ती, उन्हें एकदम से भड़का दिया। देखिए यहाँ पे यही राइफल था, ठीक ना, तो इसका रेंज तनी ज़्यादा था ये इनफील्ड राइफल का। यही दांत से खींच करके तब उसमें डाल करके इसे भर करके तब फायर करना रहता था, और ये बात का सैनिकों को पता चल गया था। तब विद्रोह का आरंभ जानिए। अब ये सब तो कारण था कि हाँ इस कारण से लोग विद्रोह सैनिक करेगा, ठीक ना। मार्च 1857 में, अब सुनिए, बैरकपुर छावनी के एक युवा सिपाही, याद रखिएगा बैरकपुर छावनी का था, ठीक ना, मंगल पांडे ने नए कारतूस और राइफल को लेने से इनकार कर दिया। दबाव डालने पर उसने अपने अफसर पर हमला कर दिया। जब दबाव डाला लेने के लिए तो अफसर पर हमला कर दिया, तो उसे गिरफ्तार करके तुरंत फांसी पर लटका दिया गया। इसके कुछ दिनों के बाद मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने भी ऐसा ही किया। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया एवं 10 वर्षों की सज़ा सुनाई गई। इस घटना ने उस छावनी के जितना भी भारतीय सैनिक था उस सबको भड़का दिया। याद करते चलिएगा, तारीख भी पूछता है, 10 मई 1857 को उन्होंने पूरी छावनी में विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने साथियों को छुड़ाया, अपने अफसरों की हत्या कर दी एवं शस्त्रागार लूट लिया जहां शस्त्र को रखा जाता था। उन्होंने छावनी से निकलकर मेरठ शहर में भी अंग्रेजों और उनके समर्थकों के साथ लूटपाट की। सैनिकों ने सरकारी खजाने को भी अपना निशाना बनाया। फिर वे दिल्ली की ओर निकल गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने शहर में लूटपाट मचाते हुए अंग्रेजी सरकार के प्रशासनिक केंद्रों को ध्वस्त करते हुए पूरे शहर में अराजकता की स्थिति बना दी तथा अंग्रेजों के नियंत्रण से दिल्ली शहर निकल गया। ये सब गर्दा छुड़ा दिया। इन विद्रोही सिपाहियों ने मुगल बादशाह को अपना नेता घोषित किया। अब बुढ़ा आदमी को नेता घोषित कर रहा है सब, ठीक ना। देखिएगा उसका नाम का है, यही है, द्वितीय तृतीय करता है बहादुर शाह जफर। ये जो बहादुर शाह जफर जो है ये बुढ़ा हो गया, ये अब कथी करेगा, ये मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह ये है, ठीक ना, ये वाला, ये बुढ़ाऊ। ये सब सिपाही सब जा करके इन्हीं को क्या किया कि अपना बादशाह नेता घोषित कर दिया तथा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उन्हीं के निर्देश में संघर्ष चलाने का फैसला लिया। सैनिकों के इस कार्य में खास बात यह रही कि मेरठ और दिल्ली दोनों शहरों में शहरी लोगों का एक बड़ा वर्ग उनका साथ भी दे रहा था। ये बहादुर शाह जफर, जिनको द्वितीय भी कहा जा सकता है, मुगल बादशाह और अंतिम मुगल बादशाह हैं, ठीक ना, ये बच गए हैं। उधर तो सब अकबर बाबर हुमायूं सब खत्म हो गया था लोग। ये मंगल पांडे है जिनको फांसी पर लटका दिया गया। अब देखिए बगावत फैलने लगी। जैसे जैसे दूसरी सैनिक छावनियाँ एवं जमींदारों, किसानों तथा शहरियों को मेरठ और दिल्ली की घटनाओं का जब पता चला ना, तो वे लोग भी अंग्रेज सरकार के विरोध में सक्रिय होने लगे। यह खबर कि दिल्ली पर से अंग्रेजों का अधिकार खत्म हो गया है एवं मुगल बादशाह ने भी भारतीय सैनिकों को अपना समर्थन दिया है, अंग्रेजी सरकार से असंतुष्ट सभी लोगों को एक बड़े
अवसर दिखा कि आहा अब तो मज़ा ही मज़ा आ गया। ज़्यादातर असंतुष्ट राजाओं, नवाबों, जमींदारों ने यह महसूस किया कि अगर भारत में फिर से मुगल बादशाह का शासन आ जाएगा तो वे पहले की तरह बेफिक्र होकर अपना काम कर सकेंगे। इसीलिए अगले कुछ महीने में लगभग पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजी सरकार का विरोध क्या हो गया, शुरू हो गया। प्रत्येक जगह सैनिकों ने विद्रोह आरंभ कर दिया और लोगों ने उनका समर्थन भी किया। इन विद्रोहों का नेतृत्व या तो जमींदार या नवाब कर रहे थे या फिर वैसा राजा जिनका राज अंग्रेजों ने छीन लिया था। वही में एगो आएंगे वीर कुंवर सिंह। दिल्ली के बाद कानपुर, लखनऊ, झांसी, आरा इत्यादि जगहों पर विद्रोहियों ने अंग्रेजी शासन को लगभग समाप्त कर दिया। कानपुर में मराठों के अधिकारी आखिरी जो पेशवा था बाजीराव द्वितीय, ठीक ना, इसके दत्तक पुत्र जो था नाना साहब ने भी इसका नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने इन्हें मिलने वाले पेंशन बंद कर दिया था। इसके प्रमुख सहयोगी तात्या टोपे और अहमदुल्लाह ने ये सब भी था समर्थक करने वाला। लखनऊ में बेगम हजरत महल, लखनऊ से कौन थी, बेगम हजरत महल, जिनके राज अवध को अंग्रेजों ने हड़प लिया। विद्रोहों का भी नेतृत्व की। इनका समर्थन यहाँ के किसानों ने बड़े पैमाने पर किया। विद्रोहों का एक और बड़ा केंद्र झांसी भी था। वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोही सैनिकों का साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार को कड़ी चुनौती दी। इनके राज्य को भी अंग्रेजी शासकों ने क्या किया था, छीन लिया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने लोगों को एक बड़ी फौज इकट्ठी कर दी थी और बेगम हजरत महल के लिए लड़े। बरेली में सिपाही बख्श खान ने भी एक सेना तैयार कर लिया एवं मुगल बादशाह की मदद के लिए दिल्ली पहुंच गया। विद्रोह के फैलने और अंग्रेजों की जगह जगह पराजय से लोग उत्साह थे, खुशी थे और लगातार सैनिकों का समर्थन भी वो कर रहे थे। ठीक ना, ये लोग हैं अलग अलग जगह से अपना नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें लगा कि भारत से अब विदेशी शासन का अंत हो जाएगा। अब तक लोगों को यह समझ आ रहा था कि उनके परेशानियों का मुख्य कारण कहीं न कहीं यह विदेशी सरकार ही थी। अब आइए एक के बेर बिहार में आइए, 1857 का विद्रोह बिहार में। ठीक है, अब चलिए ये जान लीजिए कि किस जगह से 1857 के क्रांति में विद्रोह कहिए, क्रांति मत कहिए, लड़ा और उसको कौन अंग्रेज अधिकारी था उस विद्रोह को क्या किया कि दबाया। ठीक ना, देखिए दिल्ली से आपका इसको हैंडल करने वाला था बहादुर शाह जफर, या वही कहिए बहादुर शाह जो द्वितीय। ये बख्श खां, ये दो आदमी जो थे मुख्य रूप से बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा, दिल्ली से 11 या 12 मई 1857 का विद्रोह का तिथि था, वहाँ विद्रोह हुआ। इसमें निकलसन जो था, निकलसन ये मारा गया एवं हंडरसन ये विद्रोह को दबाने वाला था। ठीक है, ये इसमें निकलसन जो था ये मारा गया। ये दोनों मिल करके इस विद्रोह को दबाया। जब यहाँ से विद्रोह किया बहादुर शाह जफर, बख्श खां, ये सब सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली से, जिसमें 11 और 12 मई का तारीख था 1857 में। इसमें निकलसन जो था ये मारा गया एवं हडरसन, ये दो ग्रुप मिल करके इस विद्रोह को दबाया था। ठीक ना, विद्रोह दबाने का तिथि जो है 21 सितंबर 1857 को। ठीक है, कानपुर में जो नाना साहब थे वहाँ से विद्रोह कर रहे थे, जिनको धुंधु पंत भी बोला जाता है। तात्या टोपे सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे कानपुर से। 5 जून 1857 का विद्रोह का तिथि था। कैंपबेल जो था इस मतलब विद्रोह को दबाया और विद्रोह दबाने का तिथि 6 सितंबर 1857 ईस्वी को, जो आपका कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे जो विद्रोह शुरू किए थे, ठीक ना, उसको कैंपबेल का किया कि 6 सितंबर को दबा दिया। लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रही थी, 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू की थी, जिसको दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी था हेनरी लॉरेंस, ये मारा गया उसमें, और कैंपबेल था। मार्च 1858 में इसको दबा दिया गया। ठीक,
झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, वो जून 1857 को विद्रोह शुरू की थी, इसको ह्यूरोज, ठीक है ना, ये कौन दबा दिया था? ह्यूरोज इस विद्रोह को दबा दिया। 3 अप्रैल 1858 को यह विद्रोह दब गया। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, ये 1857 के भी डेट पूरा कंफर्म नहीं है। कर्नल नील क्या किया कि इसको दबा दिया, ठीक है। जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह थे, बरेली से खान बहादुर खां था। अब बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे ना जगदीशपुर से, इसको विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो था ये दबा दिया था, ये अंग्रेज अधिकारी, ठीक ना। फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला थे, आई बहादुर खान बहादुर खां को ये हडसन जो था ये दबाया था। फतेहपुर से अजीमुल्ला जो कि जनरल रेनर, इसको क्या किया कि इस विद्रोह को दबा दिया। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे, ठीक है ना, और सैनिकों का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे, और इसको अंग्रेज अधिकारी क्या किया? दबाया। तो ह्यूरोज ये जो था ये रानी लक्ष्मीबाई का जो विद्रोह था उसको दबा दिया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्श खां जो थे ये निकलसन और हडसन जो था दबाया। कानपुर में जो था, कानपुर से नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे और नाना साहब थे, नाना साहब को धुंधु पंत भी बोला जाता है। कैंपबेल इसको क्या किया था? दबा दिया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, ये हेनरी लॉरेंस ये ऐसे मारा गया ये चुट्टा, लेकिन कैंपबेल ये सब जो था ये क्या किया कि दबा दिया। रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये ह्यूरोजवा इसको दबा दिया, ठीक है। हैदराबाद लियाकत अली थे, जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह थे, बरेली से खान बहादुर खां था, उस तरह से फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला, ये अलग अलग जगह से अलग अलग लोग क्या किए थे? विद्रोह किए थे 1857 की क्रांति में, ठीक ना। और अलग अलग ब्रिटिश अधिकारी क्या किया कि इस विद्रोह को दबाने में क्या हुआ? सफल रहा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे कि 1857 का विद्रोह जो बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह कर रहे थे उनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपका काम है लाइक वाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ओके। चलो जी।